वेलकम। आप सभी का एडू पल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, आज मैं 10th क्लास का सिविक्स का फर्स्ट लेसन सत्ता की साझेदारी को बताने का प्रयास करूंगा। बच्चों, मैं ये जो प्रयास होगा उसमें आप देखिएगा कि विभिन्न मैप का प्रयोग होगा, विभिन्न डायग्राम का प्रयोग होगा, पॉइंट वाइज बिंदुवार पूरे चैप्टर को कवरेज करने का मैं प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो 5-10 घंटे का जो एक चैप्टर में आपको समय लगता है वो मात्र 45 मिनट में वो सारे चैप्टर का सारे पहलू को टच कर सकूं, अच्छा से समझा सकूं। तो आज के इस फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग, यानी पावर शक्ति का बंटवारा। लोकतंत्र में पावर शेयरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो पावर शेयरिंग प्राचीन काल में नहीं होता था। जब राजा महाराजा होते थे तो राजा के पास ही सारी शक्तियाँ होती थी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विभिन्न राज्यों का शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ उसी के पास में होती थी। लेकिन जब लोकतंत्र आया तो पावर शेयरिंग की बात होने लगी। तो लोकतंत्र की आत्मा बोली जाती है पावर शेयरिंग को। तो आज हम पावर शेयरिंग चैप्टर में वस्तुतः दो देश का केस स्टडी लेंगे। एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। जैसा कि आपको पता है कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ होगी और ये आपके हरियाणा से भी छोटा है। इस बेल्जियम देश को अगर हम देखते हैं तो यहाँ डच और फ्रेंच लोग रहते हैं, यानी डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले। सबसे अधिक डच बोलने वाले लोग रहते हैं। ये फ्रेंच, ये बेल्जियम का मैप है। ये पूरे बेल्जियम में सबसे अधिक डचों का परसेंटेज है, यानी 59%। और सब उसके बाद है 40% यहाँ फ्रेंच बोलने वाले रहते हैं। 1% है जो जर्मन बोलते हैं। इस तरह से यहाँ एथनिक कॉम्पोजिशन है। डच जो संख्या में अधिक है लेकिन ये काफ़ी पिछड़े हुए। फ्रेंच जो संख्या में कम है, 40% ही, लेकिन ये समृद्ध है। इस तरह का यहाँ एथनिक कॉम्पोजिशन है। ये पूरे एरिया को, ऊपर वाला भाग को फ्लेमिश रीजन बोलते हैं। यहाँ मुख्यतः डच लोग रहते हैं। निचले वाला एरिया वोलेनिया रीजन है, ये वाला एरिया, इसमें फ्रेंच की बोलता है। लेकिन राजधानी ब्रसल्स में सिनेरियो डिफरेंट है। वहाँ क्या है, फ्रेंच ही अधिक है 80% और डच कितना, मात्र 20%। अब सोचिए ऐसा स्थिति होगा तो आपस में तो लड़ेंगे। तो ऐसा स्थिति बेल्जियम की है। अब यहाँ पावर शेयरिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस कहानी को हम यहीं छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं एक दूसरे देश के केस स्टडी। एक है देश श्रीलंका। आपको पता है कि भारत के दक्षिण में जब भी हम इंडिया के मैप बनाते हैं तो श्रीलंका को भी दिखा देते हैं। तो श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका जिसकी आबादी लगभग 2 करोड़ होगी। यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन को अगर हम देखें, सामाजिक ताने बाने, सामाजिक बनावट को देखें तो यहाँ सिहलियों की संख्या काफ़ी अधिक है, लगभग 74% सिहली है। दूसरे नंबर पर आते हैं तमिल, जिसकी परसेंटेज 18% के आसपास, फिर 7% ईसाई है। इस तरह से 3 भाग में ये बटा हुआ। सिहली जो कि 74% है, ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। तमिल कुछ हिंदू भी है, कुछ मुस्लिम भी है, और 7% ईसाई। ऐसा यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन है। जो ये तमिल है, वास्तव में अंग्रेज के पीरियड में श्रीलंका में तमिलनाडु से माइग्रेट करके आए, यानी अंग्रेज द्वारा लाए गए थे, क्योंकि यहाँ होती थी बागानी की कृषि। ये जाफना प्रायद्वीप है, क्या है, जाफना प्रायद्वीप, ये वाला क्षेत्र में होता था बागानी कृषि। तो तमिलनाडु से अंग्रेज, भारत से तमिलनाडु से अंग्रेज क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से तमिलों को यहाँ लाते थे।
बाद में तमिल यहीं बस गए, यहीं का मूल हो गए, पुरखों से बसे हुए अंग्रेज के पीरियड से। तो इनका भी देश हो गया। जब भारत आज़ाद हुआ 47 में, उसके 1 साल बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ, यानी 1948 में, 1948 में आज़ादी मिली। यहाँ आज़ादी मिली तो यहाँ भी लोकतंत्र आया, लेकिन लोकतंत्र यहाँ दूसरे टाइप पर था। यहाँ लोकतंत्र बहुलतावाद पर आधारित है, यानी बहुलवाद। यहाँ के नेता सोचने लगे कि सिविलियों की संख्या तो अधिक है, इसी के वोट से हम जीत रहे हैं, तो क्यों नहीं इसका ही बात सुना जाए, इसका ही फेवर में काम किया जाए। और तमिलों को क्योंकि 18% है, उससे क्या होने जाना, इसी को प्रायोरिटी लेके हम लोग चलते हैं। वैसा ही बहुलतावाद वाली कल्चर यहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो लोकतंत्र हुआ, लेकिन लोकतंत्र में सारा काम सिविलियों के अनुकूल होने लगा और तमिलों को विरोध। 3 कार्य जो तमिल को बहुत बुरा लगा, ये 3 कार्य जो किए गए। पहला, 1956 में सिविली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा दे दिया। अब सोचिए, सिविली को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसका मतलब तमिल 2म दर्जे के आ गए। दूसरा बात, सरकारी नौकरियों में सिविली को ही प्राथमिकता दिया जाने लगा, यानी आरक्षण एक तरह से सिविलियों को, जबकि देना चाहिए क्या, कमजोर वर्ग को। आरक्षण हमेशा कमजोर वर्ग को दिया जाता है ताकि वो देश से जुड़ाव फील करे, तो उसको तो साइड करने का प्रयास किया गया। आप देखते हैं कि तमिलों को सरकारी नौकरी में से अलग रखने का प्रयास किया गया, उसको घुसने ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि सिविलियों को प्राथमिकता दिया गया सरकारी नौकरी। तीसरा, बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म, जैसे भारत हिंदू धर्म घोषित कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि बहुलता तो भारत में हिंदुओं की, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ क्या, चूंकि बहुलता था इसलिए बौद्ध को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। अब इन लोग हिंदू और मुस्लिम जो तमिल हैं उनको बुरा लगेगा है। ये 3 कार्य से यहाँ के तमिल बहुत नाराज हो गए। जब कोई भी नाराज होता तो परिणाम में आंदोलन करता है, संगठन बनाता है। इस तरह से क्रमिक रूप से आंदोलन करने लगे, राजनीतिक धरना प्रदर्शन आदि करने लगे ये सब तमिल सिविलियों के विरोध, कि सरकार हमारे भी अधिकारों का भी प्रोटेक्शन करे। लेकिन जब सिविली नहीं सुने, तब तमिलों को लगा कि अब कोई उपाय नहीं, अब एक ही मात्र उपाय है कि हथियार उठा लिया जाए, क्योंकि आप किसी को बहुत अधिक समय तक दबा नहीं सकते, बहुत अधिक टॉर्चर नहीं कर सकते, वो रिवोल्ट करेगा। तो ऐसा ही स्थिति है। अब तमिल क्या किए, हथियार उठा लिए। हथियार उठा के इन्होंने एक उग्र संगठन बनाया जिसका नाम था लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलियम। इसके द्वारा इनका मांग था कि हमको एक स्वतंत्र ईलम राज्य दिया जाए, यानी जापना प्रायद्वीप वाला ये वाला क्षेत्र एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दे दिया जाए, और हम लोग वही खुशी से रहें, हम लोग श्रीलंका के साथ नहीं रह सकते। तो इस तरह से भयंकर ये संगठन बना, विश्व का सबसे खतरनाक, अलकायदा से भी पूर्व ये संगठन बना। इतना खतरनाक था कि इसके पास तोप थी, अब सोच सकते, हेलीकॉप्टर था, मशीन गन, सारे इक्विपमेंट से लैस। बच्चा को ट्रेंड कर दिया गया, सारे महिलाएं ट्रेंड थी। विश्व में सबसे पहला ये था कि मानव बम बनाने वाला संगठन बना, यानी मरने के लिए तैयार है, अपना बम से उड़ा देगा, लोगों को मार देगा। इसी के नेता हुए मनोज प्रभाकर। तो इतना उग्र हुआ स्थिति हो गया कि आपस में सिविली और तमिल हिंसात्मक रूप से लड़ना शुरू कर दी, गोली और बंदूक से। ये स्थिति क्या हो गई, सिविल वार की स्थिति। सिविल वार मतलब गृह युद्ध, यानी घर में ही युद्ध। आप सोचिए, घर में ही अगर मम्मी पापा में युद्ध हो जाए या लड़ाई हो जाता है तो घर का माहौल कितना खराब हो जाता है। अब श्रीलंका में ही उस तरह से तमिल और सिविली आपस में लड़ने लगे। अब देश का विकास होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई देश बाहर से आक्रमण करता है उसका आप मुकाबला कर सकते हैं, वो आसान है, लेकिन जब घर में ही युद्ध होने लगे तो उसका विकास संभव ही नहीं।
तो श्रीलंका में भी आप देखते हैं कि 1980 से 2009 तक यानी 29 वर्ष तक, सोचिए 29 वर्ष तक क्या सिविल वॉर चला, गृह युद्ध। तो क्या विकास होगा? ये गृह युद्ध का कारण क्या था? सत्ता का बंटवारा नहीं हुआ था, पावर को बांटा नहीं गया था, सारा पावर सिविल ही रखना चाहते थे, जबकि चाहिए था क्या, तमिलों को भी कुछ अधिकार देना चाहिए था ताकि वो जुड़ाव फील करते। नतीजा क्या हुआ? श्रीलंका विकास के पथ से हटता चला गया। आज की स्थिति पूरी रूप से दिवालिया हो गई। आप आए दिन न्यूज में सुनते होंगे, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, बद से बदतर हो गई। ये है आपका श्रीलंका। बेल्जियम की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ भी तो ऐसा ही था, डच थे, फ्रेंच थे, आपस में लड़ सकते थे और लड़ना शुरू भी किए। अब देखिए 1950 से 60 तक दोनों में बहुत भयंकर तनाव रहा। यहाँ भी स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन चूंकि पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअल थे, इन्होंने समझा कि हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी है, क्षेत्रीय विविधता है, इसको एक्सेप्ट किया। बच्चों, जब तक हम किसी समस्या को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका समाधान कभी ढूंढ ही नहीं सकते। तो पहले तो समस्या को स्वीकार करना होगा। जैसे मेरी हैंड राइटिंग कमजोर है, तो हमें तो स्वीकार करना होगा, तभी सुधार होगा। तो कोई भी काम जब आप एक्सेप्ट कीजिएगा तभी सुधार होता है। तो बेल्जियम वाले लोग इसको एक्सेप्ट किए कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय विविधता है, क्षेत्रीय अंतर, सांस्कृतिक विविधता है, तो हमें मिल के काम करना होगा और एक कंपोजिट कल्चर के रूप में विकसित होना होगा। तो आप देखते हैं 70 से 93 के बीच में 4 बार इन्होंने संविधान में संशोधन किया, तालमेल बैठाने का प्रयास किया और एक प्रकार के फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना की। केंद्र में डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान, केंद्र यानी ब्रसेल्स, डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान, दोनों के सहमति से ही कानून बने, जबकि यहाँ तो बोलता है फ्रेंच की। कह सकते थे कि नहीं, फ्रेंच जो बोलेगा वही चलेगा, लेकिन यहाँ वैसा नहीं किया गया। फिर क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियाँ दी गई, जो विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियाँ थी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ब्रसेल्स में अलग सरकार बनी, ठीक, इसमें दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। तो एक अलग तरह के संघात्मक व्यवस्था, फेडरल मॉडल की स्थापना किया गया। केंद्र स्तर, राज्य स्तर, सामुदायिक स्तर, इस प्रकार इनको बांटा गया। केंद्र को अलग पावर था, वो राज्य के पावर में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, राज्य एक स्वायत्त था। उसी तरह सामुदायिक स्तर पर जो था वो बेसिकली भाषा के आधार पर किया गया था। डच बोलने वाले हैं तो वहाँ डच की सामुदायिकता को वरीयता दिया जाएगा, इस प्रकार किया गया। तो हम देखते हैं कि विभिन्न वर्टिकल रूप में केंद्र, राज्य, सामुदायिक स्तर से विभाजन किया गया। भाषा के आधार पर भी इसको महत्व देने का प्रयास किया गया, ताकि सभी डच और फ्रेंच ये समझे मेरा देश है। जब इस तरह का होगा फीलिंग, तो आपस में एकता होगी और विकास के पथ पे आगे होंगे। आज बेल्जियम यूरोप का एक विकसित देश है, पूरे विश्व का एक विकसित देश में काउंट आता है, और श्रीलंका को हम अविकसित देश के श्रेणी में रखते हैं। इसका मेन रीजन है पावर शेयरिंग यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पावर शेयरिंग हुआ। बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें बेल्जियम और श्रीलंका क्यों पढ़ाया गया। एक्चुअली बेल्जियम और श्रीलंका पढ़ाने का मेन उद्देश्य है 2 केस स्टडी के माध्यम से भारत की उपस्थिति को बताने का इनडायरेक्ट प्रयास किया गया कि भारत तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इतना बड़ा देश है। यहाँ तो बहुत विविधता है। उत्तर में आप चले जाइए तो दूसरे लैंग्वेज, हिंदी बोलते हैं हम लोग, साउथ में चले जाइए इंग्लिश बोलते हैं सब, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और हैं, इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो भाषा के आधार पर विविधता है, क्षेत्र के आधार पर रहन सहन, भाषा, वेशभूषा, सब पॉइंट से आप पाइएगा कि भारत में विविधता है। तो भारत में क्या करना चाहिए? क्या पावर शेयरिंग करना चाहिए बेल्जियम की भांति, या श्रीलंका के भांति पावर शेयरिंग नहीं करना चाहिए? ये तो खुद सोच सकते हैं आप। तो इसी टॉपिक में आप देखिएगा कि भारत में क्या किया गया,
पावर शेयरिंग किया गया। तो पावर शेयरिंग किस रूप में हुआ उसका स्टडी करेंगे। क्या हॉरिजेंटल हुआ या वर्टिकल भी हुआ, विभिन्न रूपों में हुआ, यानी आरक्षण के माध्यम से, विभिन्न समूहों के माध्यम से, सारे टॉपिक को कवर करेंगे। आप ये दोनों को कंपैरेटिव स्टडी कर लिए। आप इतना तो समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसके आगे के स्वरूपों को बताएंगे। थैंक्स।